होता क्या है, 10th क्लास में दो तरह का हिंदी का प्रयोग किया गया है। एक हिंदी है जो बच्चे क्या लेंगे, संस्कृत लेंगे। क्या लेंगे? जो संस्कृत लेता है उसको गोधली नामक पुस्तक है और भाग 2 ये पढ़ना होता है कि नहीं। जो संस्कृत लेगा उसके लिए जो हिंदी पढ़ना होगा कि नहीं, हिंदी कौन होगा, वो गोधली भाग 2 होता है। लेकिन वही दूसरा बच्चा जो क्या करता है, या तो मैथिली लेगा या तो उर्दू लेगा, उसके लिए जो हिंदी पढ़ना होता है वो कौन है, तो वो किसलय है। किसलय है, किसलय भाग 3 है शायद, नहीं ना, भाग 3 होगा। छठा से शुरू होगा, छठा सतवां आठवां, तो भाग 3 होगा। नहीं तो देख लेना जो 8वीं क्लास का पुस्तक है, 8वीं का हिंदी, 8वीं का जो हिंदी है, इससे मतलब प्रश्न आता है। मतलब क्या करना है कि यदि संस्कृत जो लेगा उसको गोधली पढ़ना पड़ेगा, गोधली का परीक्षा देना होता है। और जो बच्चे मैथिली या उर्दू लेता है उसको किसलय भाग 3 यानी जो 8वीं का हिंदी पुस्तक है उससे प्रश्न आता है। तो सबसे पहले इसको याद रख लेना है। तो सभी को, जो भी बच्चे हैं, क्या है, 8वीं वाला हिंदी पढ़ोगे, क्योंकि सब तो मैथिली लिए हो या तो उर्दू लिया है। अब संस्कृत लेता नहीं है कोई। संस्कृत क्यों नहीं लेता है? संस्कृत लेने से थोड़ा संस्कृत मैथिली की अपेक्षा थोड़ा भारी हो जाता है कि नहीं, क्योंकि संस्कृत अपना भाषा है नहीं और मैथिली तो हम लोग रोज बोलते हैं, इसलिए समझना लिखना आसान होता है। संस्कृत उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए संस्कृत लेता नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत क्यों नहीं लेता है, क्योंकि संस्कृत लेगा तो उसको 10वीं का हिंदी पढ़ना पड़ता है नहीं, और यदि मैथिली लेगा तो उसको क्या करना पड़ता है, 8वीं का हिंदी पढ़ना होता है नहीं। 8वीं का हिंदी पढ़ना क्या होगा, क्योंकि 8वीं क्लास में तो पहले से पढ़ा रहता है, इसलिए जितने भी बच्चे लेते हैं अभी वर्तमान में सारे के सारे क्या लेते हैं, मैथिली लेते हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग के समय में ऐसा रहा होगा, लेकिन हम लोग के समय में इतना जानकारी नहीं था, तो हम लोग को संस्कृत लेना ही पड़ता था, हम लोग संस्कृत पढ़ते थे। लेकिन कुछ दिनों से अब क्या है, संस्कृत कहीं ना कहीं बिहार से लोप हो रहा है, तो सबको मैथिली ही पढ़ना पड़ता है और फिर इसके बदले 8वीं का हिंदी पढ़ना पड़ता है। तो ये बातें समझ लेना है, पहली बात ये। दूसरी बात इसमें समझना है, दूसरी बात क्या समझना है कि कितना 100 मार्क्स का क्या होता है, परीक्षा होता है। मतलब 100 मार्क्स ही बनाना है प्रश्न को, लेकिन यानी बनाना है, बनाना कितना का है, 100 मार्क्स का, लेकिन दिया रहता कितने का, दिया रहता 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का परीक्षा में प्रश्न रहता है और तुमको बनाना केवल है कितना, 100 मार्क्स का। लेकिन और ये तो बात होगी। दूसरी बात और फिर क्या है, पहली बात ये, दूसरा बात यहाँ पे ये है कि लगभग क्या होता है, 50% क्या होता है, व्याकरण पोर्शन होता है, हिंदी में भी और मैथिली में भी। 50% क्या होगा, व्याकरण होगा, और 50% तुमको क्या होगा, किताब से होगा, पुस्तक से। तो यदि व्याकरण पोर्शन अच्छा है तो क्या होगा, पुस्तक थोड़ा कम भी पढ़े हैं तो प्रश्न आसानी से बन जाता है। इसलिए व्याकरण पोर्शन भी हम विशेष पढ़ाएंगे, तो पढ़ाए नहीं है, और इसमें प्रश्न में दिखाएंगे भी कौन कौन किस तरह का व्याकरण से प्रश्न रहता है, तो निश्चित तौर पे बनाना क्या होगा, आसान होगा। तो याद रखना क्या, 200 मार्क्स का परीक्षा होगा जिसमें 100 मार्क्स बनाना है। और दूसरी बात ये है कि हिंदी में या मैथिली में या उर्दू में आधा प्रश्न क्या रहेगा, व्याकरण से रहेगा, और आधा प्रश्न क्या होगा, किताब से रहता है। अभी देखेंगे भी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, इस बातों को भी याद रखना। अब हम प्रश्न को देखते हैं। पहला है, इसमें 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। अब 4 प्रश्न हैं, जिसमें से क्या है, एक के प्रश्न सही है नहीं, लेकिन 100 प्रश्नों में से किसका, 50 प्रश्नों का ही बनाना है।
जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, घसने वाला रहता है ए, बी और सी और डी, कि नहीं? इसका भी रहेगा ए, बी, सी और डी। अब प्रश्न क्या रहेगा इसमें से? 1 से 100 तक प्रश्न है, लेकिन बनाना कितना है? मात्र 50 से प्रश्न बनाना है, कि नहीं कि 100 का 100 घस देना। कितना? 50। या तो शुरू वाला 50 बनाओ, या तो लास्ट वाला बनाओ, या शुरू वाला छोड़कर पीछे वाला बनाओ। तो मान ले 1 का नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, 2 का आ रहा है तो 2 का बना लेंगे, कि नहीं? मान ली इसका बी है तो बी को इसको क्या करना है? कलर करना होता है। तो इस तरीके से मात्र 50 प्रश्न को बनाना है। कितने? 50 प्रश्न, इसको याद रखना है, कि नहीं? अब आगे आते हैं हम लोग, प्रश्न में आ जाते हैं किस तरह का प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किस भाषा, यानी हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखना है कि हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो इसको निश्चित तौर पे याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में तो रहेगा ही प्रश्न, इससे आगे भी कई सारे परीक्षा रहता है, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि हिंदी जो भाषा है वो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाएगा? तो देवनागरी लिपि में, कि नहीं? इससे आगे भी प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पे है, स्वरों की मात्राओं तथा अनुसार एवं विसर्ग सहित एवं व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं और इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं? तो इसके परंपरा अनुसार इसे देवनागरी कहा जाता है। प्रश्न 3 है, श और र क्या है? श, तलाब्य श और र, इससे कौन सा वर्ण बनेगा? तो तलाब्य श और र से क्या बनता है? हाँ, तलाब्य श और र से जो बनता शब्द है वो क्या होता है? स्र होता है। क्या होगा? स्र होगा। यहीं पे आगे है, यदि तत्सम शब्दों में तलाब्य श है, उसके तद्भव शब्दों में क्या है? यहाँ भी तलाब्य श के स्थान पर क्या होगा? तो जहाँ पे अब एक कोई ऐसा शब्द खोजना पड़ेगा कि जिसके लास्ट में क्या है? ये तत्सम है, क्योंकि तत्सम और तद्भव क्या होता है? तो तत्सम वाले जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? संस्कृत वाला शब्द, कि नहीं? और अब ये तलाब सौ के पे कौन सा शब्द आ जाएगा? तो वहां पे हो सकता है कि अब ऐसा कोई शब्द तो है नहीं अभी तत्काल, तो वहां पे इस 100 के जगह पे क्या होगा? तत्सम में यही दंत स आ जाएगा। कौन सा? दंत स आ जाता है। इस तरह का भी प्रश्न आता है, उच्चारण से रिलेटेड प्रश्न रहेगा कि किस वर्ण का उच्चारण किससे होता है, कि नहीं? तो इससे एक दो प्रश्न रहता है, तो इसको भी याद रख लेना है। जैसे कि पवर्ग, पवर्ग मतलब क्या हुआ? प फ ब भ। पवर्ग मीन्स क्या हुआ? प फ ब, हाँ, भ और म, ये क्या होगा? पवर्ग होगा। वही इसके अलावा होता है कवर्ग होता है, नहीं, क वर्ग में क ख होता है, फिर चवर्ग होता है, नहीं, च होता है, टवर्ग होता है, और ये तवर्ग होता है। ये 5 वर्ग होते हैं, कि नहीं? अब पूछा जाएगा कि क ख का उच्चारण क्या है या चवर्ग का उच्चारण क्या है, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। अब यहाँ पे पवर्ग है, प फ व, और इसका उच्चारण क्या होता है? किस चीज से होता है? ओष्ठ से होता है। तो इसको याद रखना, ओष्ठ वर्ण है, कि नहीं? कौन वर्ण है? यानी पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, इसलिए ओष्ठ वर्ण कहेंगे इसको। तो और भी कई तरह के इसमें प्रश्न रह सकते हैं, इसलिए क्या करना है? जितना भी वर्ण उच्चारण वाला उसको याद रख लेना है, और नहीं तो उच्चारण करके देखना है। उच्चारण करोगे तो अपने पता चल जाए। पफो बोलेगा, पफो बोलते हैं ना हम लोग, तो क्या होगा? जीभ या दोनों जो ओठ है वो सट जाता है,
यानी जीभ जहां जहां जाएगा, जैसे क, तो जीभ कहाँ जा रहा है? कंठ की ओर जा रहा है। नहीं, च, तो क्या होता है? जीभ ऊपर सचता है, तो इसको हम लोग तालु कहते हैं। इस तरीके से एक तो याद कर लेना, नहीं याद हो अच्छे से रहे तो क्या करना है, हम लोग उस शब्द को बोलेंगे, अक्षर को बोलेंगे, और बोलने के बाद देखना कि उसका उच्चारण, मतलब जो जीभ है वो कहाँ जाने का प्रयास करता है, जिससे कि शुद्ध बोल ले हम वो अक्षर को, तो वही उसका क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है कि नहीं। अब यहाँ प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है? पंचमाक्षर मतलब पांच अक्षर वाला। यहाँ देखे ही है, पवर्ग कवर्ग ये सब पंचमाक्षर है, और पंचमाक्षर मतलब सबसे अंतिम, तो क्या होगा? तो ये पौफो में का है और सबसे अंतिम वाला अक्षर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? पंचमाक्षर, पंचमा अक्षर कि नहीं। इसको खंड करेंगे तो पंचमा या पंचम अक्षर, तो पांचवा अक्षर क्या होगा? प फ ब फ म, पांचवें नंबर पे है कि नहीं। तो इसको याद रखना है कि ये पंचमा अक्षर कौन होगा? म होगा। यहाँ देखें क्या है, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। अनुस्वार मतलब जैसे अंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं कि नहीं। और विसर्ग, विसर्ग मतलब क्या होता है? को क्या बोला जाता है? विसर्ग। ये दोनों नहीं क्या है? न स्वर है और न ही व्यंजन है, व्यंजन भी नहीं है और न ही वो स्वर है, तो इसको कहा क्या जाता है? तो पढ़ा होगा, व्याकरण में पढ़ाए होंगे हम, तो इसको क्या कहता है? अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? दो। कौन कौन होता है? यही अनुस्वार और दूसरा क्या होता है? विसर्ग होता है। इसको याद रखना है कि अनुस्वार और विसर्ग क्या है? नहीं वो स्वर वर्ण है और नहीं व्यंजन वर्ण है। आगे प्रश्न है, औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? कंठ। औ, तो कंठ वर्ण, कंठ है ना रे। हाँ चलो, कुछ कुछ हमको नहीं याद है। बधाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगी? ये सब तुम लोग